नमस्कार साथियों। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमियों में से अगर मुझे एक कमी चुननी हो तो वो होगी उसकी एक क्षमता। हमारी सोचने की, हमारी समझने की, हमारे तर्क करने की, हमारी कल्पना करने की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। वो हमें मूलतः कूप मंडूक बना देती है। वो हमें ऐसा बना देती है कि हमें गोले का बाहर का सोच ही नहीं पाते। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हमें वो ऐसा बना देती है कि हम इस गोले के बाहर सोच ही नहीं पाते। जैसे इसे समझते हैं, एक फिलोसफर है फ्रेडरिक नीचा। कुछ लोग उन्हें नीचा बोलते हैं, कुछ नीत्से बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इस पर हम नहीं जाएंगे। उनकी एक बुक है, 10 स्पोक जरथुस्त्र। बुक में अगर आपका फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। बुक में वो एक कंसेप्ट देते हैं एवोल्यूशन ऑफ माइंड का। या मूलतः उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ सोल की बात करी, लेकिन यहाँ पर हम उसको माइंड से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि विषय को समझने में आसान होगा। एवोल्यूशन ऑफ माइंड की उन्होंने बात करी। और उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने कहा व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास 3 चरणों में होता है। और उन्होंने जो 3 चरण बात करी, जैसे पहला चरण था कैमल माइंडसेट, दूसरा चरण है लॉयन माइंडसेट, तीसरा चरण है चाइल्ड। तो क्या बात उन्होंने करी? तो जो पहला चरण है वो है, मान लीजिए पहला चरण है इसमें कैमल माइंडसेट। क्या होता है इसमें? कैमल, ऊंट। ऊंट क्या करता है? ऊंट आप देखिए रेगिस्तान में, उसमें कितना भी बोझ लाद लीजिए, कभी उसका विरोध नहीं करेगा। वो बोझा लादे हुए चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक इसी तरह कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो पुरानी परंपराएं, पुराने वैल्यूज, पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम्स को उनको ठीक उसी तरह धोए चला जाता है जिस तरह से वो थी। उन पर कभी प्रश्न नहीं उठाता, उन पर कभी तर्क नहीं करता। दूसरा जो माइंडसेट है जिसके नीचे बात करते हैं वो है लॉयन माइंडसेट। लॉयन इसका प्रतीक है, लॉयन विरोध का प्रतीक है, लॉयन शक्ति का प्रतीक है। ये वो माइंडसेट है जब कोई व्यक्ति लॉयन माइंडसेट में पहुंचता है। अब जो पहला माइंडसेट होता है कैमल माइंडसेट, ये इवॉल्व होता है। पहला माइंडसेट है कैमल माइंडसेट, दूसरा है लॉयन माइंडसेट। इसमें व्यक्ति जो पुरानी परंपराएं हैं, तर्क है, उनको यूं ही नहीं मानता। हम सिर्फ इसलिए किसी बात को मान ले कि वो परंपराएं हमारी ऐसा करने के लिए हमें कह रही है, हम सिर्फ इसलिए किसी भी बात को मानते हुए चले जाए कि हमारी संस्कृति ऐसा कह रही है, ये वो मानते नहीं। वो किसी भी बात को सबसे पहले तर्क की कसौटी पर कसते हैं। अगर वो बात, वो जो मूल्य, वो वैल्यूज, वो परंपराएं, वो संस्कृति तर्क पे खरी उतर रही है, तब वो उसका पालन करते हैं, तब वो उसे मानते हैं। तीसरे तरह के माइंडसेट की उन्होंने बात करी वो है चाइल्ड। चाइल्ड एक बच्चा। एक बच्चा किसका प्रतीक होता है? एक बच्चा क्यूरियोसिटी का प्रतीक है। एक बच्चा वो भरा रहता है क्यूरियोसिटी से। वो हर आसपास की चीज जानना चाहता है। अरे ये वो देख के अचंभित होता है कि अरे ये हो सकता है वो चीजें देख के हमें बहुत नॉर्मल सी लगे, अरे ये क्या है, इस पे क्यों इतना ये अचंभित। बट एक बच्चा क्यूरियस होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट। ये क्यूरियोसिटी इज द ओनली बेस ऑफ लर्निंग। क्यूरियोसिटी केवल और आखिरी एक अंतिम एक मूल बेस है किसी चीज को सीखने का। एक बच्चे के अंदर वो होती है। कोई व्यक्ति जब इस माइंडसेट में पहुंचता है, अर्थात वो क्यूरियस होता है, नई से नई चीजें जानना चाहता है, नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता है। जब आप क्यूरियस होते हैं तो आप सीखना चाहते हैं, आप ओपन होते हैं, आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हर संस्कृति को सीखने की दृष्टि से देखते हैं। तो होता क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कर क्या रही है? वो कर ये रही है कि पहला तो मान लीजिए कैमल माइंडसेट है, ठीक, दूसरा है लॉयन माइंडसेट, तीसरा है चाइल्ड। अब वो कर ये रही है कि इन दोनों को इवॉल्व ही नहीं होने देती। वो सिर्फ और सिर्फ हमें कैमल माइंडसेट पर अटका देती है, अर्थात हमें कूप मंडूक बना देती है, अर्थात हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जैसे अब इसे एक उदाहरण से और समझते हैं। अगर मैं रैंडमली 10 बच्चे लूं और उनसे पूछूं, अब भाई तुम्हारा अभी अभी 12th हुआ है, तुम आगे अपनी लाइफ में करियर में क्या करना चाहते हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है उनमें से 90% 95% बच्चे ऐसे होंगे, उनमें से 9 बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका करियर पाथ कोई सरकारी नौकरी, बीए, बीएससी, एसएससी,
बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसी, इससे बाहर का वो सोच ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं सोच पा रहे? दैट बिकॉज उनका माइंडसेट ऐसा है, वो क्यूरियस नहीं, वो चीजों को जानना नहीं चाह रहे। जैसे हम में से कौन है, आप में से, जो कुछ ये करियर पाथ चुनना चाह रहा है? एक जैसे मैं बात करूं न्यूरो मार्केटिंग की। न्यूरो मार्केटिंग क्या है? कुछ ऐसे, ये मार्केटिंग की वो फील्ड है जहां पर ब्रेन को स्टडी करते हैं, ब्रेन के पैटर्न को समझते हैं, ब्रेन किस तरह से किसी चीज पर रिएक्ट करता है, उसके इमोशंस को समझते हैं, बेसिकली हमारे ओल्ड ब्रेन को समझते हैं और फिर उसके हिसाब से मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करते हैं। तो ये कौन सोचता है? दूसरा, जैसे मैं किसी एक करियर पाथ की बात करूं तो क्या हो सकता है? जैसे गेम हम बहुत खेलते हैं, तो गेम नैरेटर, ये क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो किसी के गेम के कैरेक्टर को डिजाइन करता है। गेम का कैरेक्टर कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, वो दिखेगा कैसा, उस गेम की कहानी क्या होगी, वो गेम की थीम क्या होगी, ये सारी चीजें जो बंदा डिजाइन करता है वो गेम नैरेटर कहलाता है। जैसे तीसरा, अगर मैं करियर पाथ की बात करूं कुछ, तो एक होता है फ्यूचरिस्ट। ये वो इंसान होता है या ये वो बंदा होता है जो वर्तमान में, वर्तमान की परिस्थितियां, इतिहास का अध्ययन करता है। दरअसल अलग अलग फील्ड की अध्ययन करता है और इनके माध्यम से तकनीक कैसी है, आने वाले समय में तकनीक कैसी होगी, वर्तमान में परिस्थितियां जैसी इनके चलते आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसकी कल्पना करते हैं। जैसे फ्यूचरिस्ट में मैं वर्तमान में अगर कुछ नाम लेना चाहूं तो इनमें एक नाम हम लोग ले सकते हैं रे कुर्जवेल का। ये एक इन्वेंटर भी है और फ्यूचरिस्ट भी है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द सिंगुलैरिटीज नियर। एक इनकी अभी और उसी की अगली सीरीज आई है द सिंगुलैरिटीज नियरर, हाल ही में रिलीज हुई। अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीजों को समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा, अगर एक नाम महिलाओं का भी ले लेना चाहिए, जेंडर जस्टिस बहुत जरूरी है, तो जो मैं नाम लेना चाहूंगा, जेन मैकॉग्निकल। जेन मैकॉग्निकल ये गेम डिजाइनर है और उसके साथ साथ एक फ्यूचरिस्ट है। इनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है ब्रोकन रियलिटी शायद करके। गेम को उन्होंने समझाया कि दरअसल गेम को लेके हमारी जो समझ है ना, भारतीय समाज की, जो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। दरअसल हम परेशान रहते हैं कि बच्चे गेम जिस तरह से खेल रहे हैं और बड़ी चिंता रहती है। गेम को एक पॉजिटिव वे में डिफाइन किया उस बुक में। अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं, देखिए हिंदुस्तान में एक और बड़ी समस्या है, हम गेम, बच्चे हमारे यहाँ खेलना सिर्फ जानते हैं, बाकी उसके पीछे साइकोलॉजी, कितने ऐसे बच्चे हैं जो गेम डिजाइन करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे गेम डिजाइनर बनना है, क्यों नहीं जा पा रहे? फिर मैं बता रहा हूँ, कूप मंडूक, उससे आगे का वो सोच ही नहीं पाते। अब बात करते हैं, जैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान में, क्या ये इतिहास में भी वैसी ही थी? तो इस पर हम बात करते हैं। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, एक हिस्टोरियन और फिलोसफर है प्रोफेसर धर्मपाल। प्रोफेसर धर्मपाल, मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक नाम सुना होगा, राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित के ये वो गुरु थे। इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, इन्होंने पुस्तक लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। दरअसल गांधी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष था जिसे अंग्रेजों ने काट दिया। इसी को आधार बनाकर उन्होंने पुस्तक लिखी। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने दो काम किए। क्या काम किए? उन्होंने पहला काम यह किया कि भारतीय शिक्षा को खराब बताना स्टार्ट, उनकी उसकी बुराई की। भारत की जो शिक्षा है बहुत ही प्राचीन है, उसमें कुछ सीखने लायक है नहीं, वो मनुष्य को सभ्य बनाने की क्षमता नहीं रखती है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या करी? दूसरी चीज उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को, ब्रिटिश एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया कि अगर कोई व्यक्ति सच में व्यक्ति बनना चाहता है, समाज में एक सभ्य व्यक्ति उसे बनना है, तो उसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। इन्होंने किया क्या? इन्होंने अंग्रेजों के ही दस्तावेजों का अध्ययन किया और ये प्रमाणित किया उसके माध्यम से कि नहीं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो मूलतः, देखिए दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं,
एक तरफ अगर आप इंडियन एजुकेशन या इसको प्री इंग्लिश इंडियन एजुकेशन बोल दीजिए आप, तब ज्यादा सही होगा। और एक इंग्लिश इंडियन एजुकेशन, ये मतलब अंग्रेजों के आने के बाद की व्यवस्था। इन दोनों में अंतर क्या था? इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो व्यक्ति को प्री इंग्लिश इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो अंग्रेजों से आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था थी, वो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति बना रही, उसकी सोचने की, समझने की, उसकी कल्पना करने की, उसकी तर्क की क्षमता का विकास कर रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति को एक मशीन बना रहे हैं। जो मूल अंतर अगर हम देखें, मूल अंतर यही है। जो हमारी पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, एक मनुष्य को, एक जानवर को अगर हम कहें तो इंसान बना रही है, और यहाँ पर एक मनुष्य को मशीन बना रही है। ये दोनों में अंतर है। बुक में मैंने क्या बताया, बुक अगर आप पढ़िए, बुक बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री को आप समझना चाहते हैं, तो आप उस बुक को पढ़िए। हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि बुक उन्होंने बताया क्या। उन्होंने बताया कि लगभग हर गांव पर एक स्कूल था, अर्थात एक रिपोर्ट में उन्होंने बात करी वहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वे की, एक सर्वे हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वे। अब उसमें हुआ क्या? उसमें ये अच्छा सर्वे, आप मैं बता दूं आपको, ब्रिटिश अधिकारियों ने ही सर्वे किया। इस सर्वे का उन्होंने अध्ययन किया और उसमें क्या वो उन्होंने पाया कि 1 लाख गांव थे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी सॉरी में 1 लाख गांवों पर 1 लाख स्कूल थे। बात समझ रहे? हर गांव के पास अपना एक स्कूल है, और इस स्कूल की जो शिक्षक है, शिक्षक वो गांव के ही विद्वान और पढ़े लिखे लोग इसमें शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। और जो दूसरी सबसे कमाल की बात है, जिसे पढ़ के मैं दंग रह गया, वो ये कि समाज का हर वर्ग यहां पर शिक्षा ग्रहण करता है। समाज का प्रत्येक वर्ग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और ये स्कूल चलते कैसे थे? सामुदायिक सहायता पर चलते थे। दरअसल गांव के ही लोग आपस में जिसके जो हो पाता था अपनी अपनी सहायता के माध्यम से स्कूलों को चलाते थे। अंग्रेजों ने क्या किया? धीरे धीरे इसकी स्कूलों को पूरी तरह से ध्वस्त किया और अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। उद्देश्य था उनके इसके पीछे क्या? एक ऐसे पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाली मशीन का निर्माण करना जो जी हुई करना जानती हो। अब बात हम करते हैं, बात ये करते हैं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान में लागू है, और वो वर्तमान शिक्षा वर्तमान जॉब मार्केट में ऐसे व्यक्तियों को तैयार करके नहीं भेज पा रही जिनकी उन्हें जरूरत है, तो भविष्य में जब आने वाली जो जॉब मार्केट है उसके लिए क्या सच में वो बच्चों को तैयार करने के लिए परफेक्ट है? देखिए, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का है। और आपको बता दूं, ये सारी चीजें मिलकर आने वाली जिस तरह की सोसाइटी का निर्माण करेंगे, जिस तरह की जॉब मार्केट का निर्माण करेंगे, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। किस भविष्य में किस तरह की जॉब्स होंगी हम अभी सोच ही नहीं सकते। हाँ, एक चीज जरूर हम सोच सकते हैं, वो क्या? कि जो फ्यूचर हमारा होगा बहुत तेजी से परिवर्तित होगा। देखिए क्या होता है ना, किसी भी समाज का परिवर्तन किस गति से हो रहा है ये निर्भर करता है कि उस समाज में जो तकनीक है वो कितनी तेजी से विकसित हो रही है। जैसे आपके पिताजी और उनके पिताजी का जीवन समय का समाज लगभग एक जैसा होगा, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन भविष्य में आपका और आपके बच्चे का समाज दोनों ही अलग अलग होगा। एक बड़े अच्छे राइटर है एल्विन टॉफलर, उनकी एक बुक है फ्यूचर शॉक, आपको पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी बुक है ये भी। अच्छा, एल्विन टॉफलर भी एक फ्यूचरिस्ट ही है, मैं आपको बता दूं, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उन्होंने बुक में क्या, जो बुक का मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस है, वो ये है कि आने वाले समय में वक्त, ये समय, ये समाज इतनी तेजी से परिवर्तित होगा कि उसके साथ हम खुद को टैकल करके नहीं चल पाएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जो बच्चों को उस बदलती हुई
बदलते हुए समाज, बदलते हुए पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता प्रदान करें। ठीक यही बात डॉक्टर युवाल नोआ हरारी अपनी पुस्तक होमो डेयस और उनकी कई पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, आप उस पर करते हैं। एक उनकी पुस्तक सेपियंस है, बहुत फेमस पुस्तक है, आपको वो जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक यही बात इसकी चर्चा वो करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, देखिए हम पूरे मुद्दे को बड़े बेसिक उससे समझेंगे कि एजुकेशन है क्या और क्या क्या इसके विकास के चरण रहे, भविष्य में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जरूरत होगी, हम पूरे मुद्दे पर सिलसिलेवार से बातचीत करेंगे। तो पहले तो एक शब्द है एजुकेशन। क्या मतलब हुआ इसका? एजुकेशन शब्द इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या है ना, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोरी स्लेट होता है, एक स्लेट होता है, कोरी स्लेट। वो जिस समाज में पैदा हुआ है, न उस समाज की संस्कृति के बारे में जानता है, न उस समाज के इतिहास के बारे में जानता है, न उस समाज के भूगोल के बारे में जानता है, न उस समाज की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानता है। अब ये समाज का उत्तरदायित्व है कि उसको समाज की इन परिस्थितियों के अनुकूल उसको इतनी शिक्षा दे, उसको सिखाए कि इस समाज में वो सरवाइव किस तरह करे। और वो जो जो तरीके वो सिखाएंगे उन तरीकों ये समाज का दायित्व बनता है कि वो इसको तैयार करे समाज के लिए, और जिस माध्यम से वो समाज के लिए तैयार करेंगे वो माध्यम है एजुकेशन। इसमें वो उस बच्चे को सिखाएंगे कि इस समाज की संस्कृति क्या है, समाज में किस तरह से आपको बिहेव करना है, समाज में आर्थिक गतिविधियां किस तरह की हैं, उनके अनुरूप उस बच्चे को ढालना है ताकि उस समाज में वो खुद को सरवाइव कर सके ठीक से। तो बेसिकली एजुकेशन में जो मोटा मोटा मतलब हम ले सकते हैं वो यही है कि एक बच्चे को समाज के लिए तैयार करना। ठीक, अब हम समझते हैं एजुकेशन की हिस्ट्री को कि क्या क्या चरण रहे इसके एजुकेशन के। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे जो पहला चरण हम ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम एजुकेशन 1.0। ये दरअसल समाज हंटर्स और गैदरर्स शिक्षा की व्यवस्था यहां से शुरू होती। अब आप सोचिए एक समाज है हंटर्स और गैदरर्स का। दरअसल कुछ विचारक मानते हैं कि सही शब्द गैदरर्स और हंटर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे केवमैन, जो हमारे पूर्वज थे, उनके जो खाने का मुख्य स्रोत था वो वेज वेज ही था। वेज पेड़ पौधे, कंदमल, कंद फूल, ये सारी चीजें थी। उन्हें मांस बहुत कम ही मात्रा में मिलता था। कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े जानवरों को शिकार कर पाते थे, या जब कभी उन्हें कोई मांस का मिल गया, छोड़ किसी बड़े शेर द्वारा, मान लीजिए एक शेर ने एक हिरण को मारा, तो वो तुरंत जाकर वहां नहीं उसको लपक पड़ेंगे कि जाके ले ले। सबसे पहले वो इंतजार करेंगे शेर खाए उस हिरण को। जब शेर का पेट भर जाता है, अब चीता आता है, वो खाता है, फिर लकड़बग्घा आता है, वो खाता है, फिर और जो थोड़े बहुत जंगली जानवर वो आते खाते, तब तक वो दूर से देख रहा है ये खा ले। उसके बाद जब कुछ उसे मिलता है तो बची हुई हड्डियां मिलती है, तब उसने क्या किया, पत्थरों के औजार बनाए। उन पत्थरों के औजारों से उन हड्डियों को तोड़ा और उनके अंदर के बोन मैरो को उसने खाना शुरू किया। तो शुरुआत में यह उस वक्त मनुष्य को मांस के नाम पे यही छोटी मोटी चीजें मिल जाती थी। तो ये ज्यादा सही शब्द जो होगा उसके लिए गैदरर्स हंटर्स ही होगा, क्योंकि ज्यादातर उनके खाद्य की सामग्री थी वो शाकाहारी ही थी। तो अब आप मुझे सोचिए एक समाज है, मान लीजिए, ठीक, वो हंटर्स और गैदरर्स का समाज है, क्या शिक्षा देगा अपने बच्चों को ये? क्या ये समाज अपने बच्चों को शिक्षा देगा? तो जब सबसे पहली बात वो उन्हें सिखाएंगे, वो सिखाएंगे टूल मेकिंग। टूल मेकिंग अर्थात पत्थरों से किस तरह के औजार बनाने, क्यों बनाने, औजार बनाना उसे सीखना है। क्यों? जब कभी ऐसा कोई जानवर उन्हें मिलता है तो उसकी हड्डियों को फोड़कर उसके अंदर का बोन मैरो निकाल सके वो। और बहुत सारे यूज है। दूसरा उन्हें क्या सिखाना है, सिखाएंगे वो, और क्या सिखाएंगे, गैदरिंग, कि किस तरह के फल ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई जहरीला फल आपको ये एक कोई फल ले आया पर वो जहरीला निकल गया। तो ये देखना है कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल किस समय खाना चाहिए,
ये सारी चीजें, कौन सा फल बचा के लाना चाहिए, कौन सा फल लंबे समय तक बचा के रखा जा सकता है, कौन सा फल ऐसा है जो तुरंत खाया जा सकता है। ठीक। तीसरा वो क्या सिखा सकते हैं उसको, उसे सिखा सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा कैसे करें। क्यों? क्योंकि मूलतः ये समाज तो घुमंतु है ना, लॉन्ग ट्रेवल। मूलतः ये समाज घुमंतु समाज है, अर्थात ये एक जगह गए, वहां के सारे रिसोर्सेस को उन्होंने यूज किया, और जब रिसोर्सेस खत्म हो गए तो वो छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। तो वो एक लंबी दूरी ने तय करना। आप देखिए, एक जंगल है, और जंगल में आपको अगर यहां से यहां जाना है तो ये कोई बड़ी सेफ ट्रैवलिंग नहीं होगी कि आप जिस तरह आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहें तो आराम से ट्रेन या प्लेन में बैठ के जा सकते हैं। कितने सारे जंगली जानवर होंगे यहाँ पे, कितनी सारी बाधाएं होंगी। तो ये जो ट्रैवलिंग होगी, ये इन्हें सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। रास्ते में अगर कोई जंगली जानवर मिल रहा है, किस तरह उससे बचा जाए, किस तरह अपने खाने पीने और किस तरह आसान रास्ते चुने जाए। तो जो पहले तरह का एजुकेशन 1.0 था, उसमें जो समाज है हंटर्स और गैदरर्स का, वो क्या सिखा रहा है अपने बच्चों को, वो ये सारी चीजें सिखा रहा है। दूसरा हम जो ले सकते हैं वो ले ले हम, मान लीजिए एजुकेशन 2.0। अब देखिए क्या हो रहा है। पहला समाज हंटर्स और गैदरर्स का, शिकारी और संग्रहकर्ता समाज। अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे मनुष्य खेती करना सीख रहा है, खेती करना। तो अब क्या हो रहा है, खेती के साथ हो क्या रहा है, खेती एक लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा। जब आप ठहरते हैं तो आपको एक जगह बसना पड़ेगा। तो बसने के लिए आपको क्या है, आपको घर बनाने पड़ेंगे, तो ये कला आपको सिखानी पड़ेगी। दूसरा, जब आप खेती कर रहे हैं तो खेती में हल की जरूरत है, हल बनाना आपको सिखाना पड़ेगा, खेती कैसे करते हैं, अलग अलग मौसमों की जानकारी आपको सिखानी पड़ेगी, ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। दूसरा क्या होगा इसके साथ, दूसरा ये होगा कि खेती के साथ एक नई चीज आएगी, और वो आएगी सरप्लस। भाई मान लीजिए ये एक समाज, ठीक, इस समाज की जो अनाज की वार्षिक खपत, मान लीजिए अगर हम इसको मान लें 1000 कुंटल है वार्षिक खपत, इस समाज की अनाज की 1000 कुंटल, 1000 कुंटल वार्षिक खपत है। और ये समाज कुल मिला के अनाज जो पैदा कर रहा है वो 5000 कर रहा है, 5000 क्विंटल कर रहा है। अब जो सरप्लस वैल्यू आ गई इनकी 4000 आ गई। कितनी आ गई, 4000। ये बच गया, ये जो सरप्लस बच रहा है, इसी के माध्यम से पूरे समाज का नए तरह से निर्माण होगा। बड़े बड़े शहर बनेंगे, सिविलाइजेशंस बनेंगी, और उसका एक बड़ा कारण क्या होगा, वो ये होगा सरप्लस। क्यों? क्योंकि अब देखिए, इससे पहले का जो समाज था वो समाज कर गया रहा। इससे पहले का जो समाज है हंटर्स गैदरर्स है, इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति लगभग अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, उसको करना पड़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को शिकार करना है, संग्रह करना है। हर व्यक्ति सिर्फ एक काम में लगा हुआ है, वो भोजन संग्रहण में, भोजन की खोज में लगा हुआ है। लेकिन इस समाज में क्या हो रहा है, इस समाज में एक्स्ट्रा आ रहा है, और जब ये एक्स्ट्रा आएगा तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, भोजन के लिए सर्वाइव नहीं है, भोजन के लिए मेहनत नहीं करनी, वो फ्री है। अब क्या, यही से जो नई चीज की शुरुआत होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। अब जब सरप्लस की वजह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, ठीक, कुछ लोग जूते बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बाल काटने का काम कर रहे हैं। लोगों में काम डिवाइड होने लगे। अब जब डिवाइड होने लगे तो धीरे कुछ लोग शासन का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरप्लस है, एक समाज बन रहा है, सिविलाइजेशन बन रही है, तो शासन भी आ रहा है। कुछ लोग शासन का काम कर रहे हैं, कुछ सैनिक में उसमें जा रहे हैं, तो पूरी पूरी एक सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। और इसके पीछे का जो एक बेस है वो है ये सरप्लस। तो ये समाज इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को देगा। तीसरी, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं,
अब हम आते हैं जो हमारी प्रेजेंट एजुकेशन है, एजुकेशन 3.0। ये क्या बात करती है? दरअसल इस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ क्या? अब ये समाज अपने लोगों को क्या शिक्षा देगा? मशीनें आ गई, अभी कृषि थी, अब मशीनें आ गई। अब लोगों को मशीन वो शिक्षा देगा जहां पे लोग मशीन के साथ काम करना जानते हो। तो यहाँ पे लोग कौन से आएंगे? इंजीनियर्स ज्यादातर। अब आप एक टाइम भारत में बूम मची हुई थी, इंजीनियर, जिसको हर कोई इंजीनियरिंग 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 करना चाह रहे थे। वो किसकी देन थी? एजुकेशन 3.0 की। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब तक कि हम जितने भी जॉब्स देख रहे हैं, सारे जॉब मार्केट देख रहे हैं, वो सारी इस एजुकेशन सिस्टम का, ये इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन का ये नतीजा है। अब हम जो बात समझते हैं, ये व्यवस्था कर क्या रही है, इसको समझते हैं। एक बड़े अच्छे विचारक क्या, मैकेनिकल इंजीनियर ही थे अमेरिका में, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक माना जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने उसमें एक बड़ी कमाल की बात कही। कमाल की बात क्या कही? मैं आपको इस पूरे जो एजुकेशन 3.0 है, इसकी बेस फिलोसफी में पूरी क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। इसकी पूरी की पूरी फिलोसफी है क्या, ये किस फिलोसफी पे ये पूरा पूरा सिस्टम चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को समझ लेंगे। तो इन्होंने पुस्तक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बुक में उन्होंने कहा क्या कि कोई भी वर्क, कितना भी जटिल से जटिल कोई भी कार्य हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर हम उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। अब किया क्या इन्होंने? हुआ ये कि इन्होंने हर काम को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जब काम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो उस कार्य को करने के लिए हमें ज्यादा स्किल या ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। यही से शुरुआत होती है इस एजुकेशन सिस्टम की, जो बेसिकली फोकस नहीं करता ज्यादा। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें एक एवरेज पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जो इन मशीनों के साथ, और जो बहुत ज्यादा लो स्किल लेबर, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्किल लेबर की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। यही से सिस्टम की शुरुआत हुई। तो आप समझ रहे हैं, ये ऐसा सिस्टम है जो चाह ही नहीं रहा कि एक हाई स्किल पर्सन के विकास हो, एक हाई स्किल्ड पर्सन का डेवलपमेंट हो। इसके मूल में क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। लो स्किल्ड वर्कर्स को हम उतना काम नहीं देंगे। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था का ये मतलब है। अब कमियां कहाँ है इस शिक्षा व्यवस्था में? दरअसल वो हम समझते हैं। प्रॉब्लम्स, तो समस्या क्या है? समस्या, जो पहली समस्या इस शिक्षा व्यवस्था के साथ में है वो है कि ये बच्चों को एक जैसा ट्रीट करती है। जैसे एक फैक्ट्री में होता क्या है, एक फैक्ट्री जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका हर प्रोडक्ट साइज से लेकर टेस्ट तक लगभग एक जैसा होगा, उसमें पॉइंट का भी फर्क नहीं होता है। ठीक यही ये मॉडल भी करता है। अब मान लीजिए कैसे, एक क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं। अब 100 में से कोई बड़ा अच्छा राइटर बन सकता है, कोई बहुत ही अच्छा संगीतकार बन सकता है, कोई बहुत ही अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, बहुत सारी चीजें है ना। 100 बच्चे हैं, यानी कि 100 डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन वो पूरी शिक्षा व्यवस्था क्या करती, उन सबको एक जैसा बना देती। तो ये जो सबसे बड़ा फोकस ये करते हैं, इस सेमनेस, इस सारे बच्चों को एवरेज बना देते हैं। एवरेज, एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं, एक जैसी चीजों पे काम करते हैं, एक जैसा करियर चुनते हैं, जबकि वो अलग अलग पाथ पे जा सकते थे। जो सबसे पहले, ये इंडिविजुअलिटी पे ध्यान नहीं देता बच्चों के, अगर बेसिकली मैं बात करूं। दूसरी तो बड़ी समस्या है इस सिस्टम के साथ, वो है इंडिविजुअलिटी। देखिए, बड़ा एक राइटर है जॉन मेडिना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, ब्रेन रूल्स।
उसमें उन्होंने बताया कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर बच्चे की जो ब्रेन वायरिंग है ना वो अलग तरीके से है, क्योंकि हर बच्चा एक अलग इन्वायरमेंट में पला, एक अलग कल्चर में पला बड़ा हुआ है। तो क्योंकि हमारी ब्रेन की वायरिंग होती है वो हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। जिस तरह का हमारा एनवायरमेंट होगा उस तरह की ब्रेन की वायरिंग होगी। तो हर बच्चे की ब्रेन की वायरिंग अलग है। अगर हर बच्चे की ब्रेन की वायरिंग अलग है तो हर बच्चा अलग तरीके से सीखेगा। आप एक क्लास में बैठे हुए 100 बच्चों को एक ही तरीके से एक बात नहीं समझा सकते। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, किसी बच्चे को वो बात सीखने में थोड़ी समय लग रही है। कोई बच्चा साइंस बहुत जल्दी सीख पा रहा है, कोई बच्चा मैथ बहुत जल्दी सीख पा रहा है, तो कोई बच्चा हिंदी बहुत अच्छी सीख पा रहा है लेकिन मैथ में कमजोर है, तो कोई बच्चा मैथ बहुत अच्छी कर पा रहा है लेकिन हिंदी उतनी उसकी अच्छी नहीं। कोई फिजिक्स बहुत अच्छा सीख पा रहा है तो केमिस्ट्री उतनी अच्छी उसकी नहीं है। ये सारी तो हर बच्चे को उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी। उसकी सीखने की वर्तमान क्या क्षमता है वो किन उदाहरणों से बात को समझेंगे। देखिए मैं अभी एक बात कर रहा हूं, जब आप इंडियन ओल्ड एजुकेशन सिस्टम की हम बात करेंगे, ओल्ड कहना उसको सही नहीं रहेगा, बेसिकली अंग्रेजों से पहले की जो हमारी व्यवस्था थी, भारतीय व्यवस्था, उसकी हम बात करें। अब देखिए क्या था इसमें, मान लीजिए एक गांव है, ठीक, एक गांव में एक स्कूल है, ये बच्चे हैं। अब इनको जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक वो उस गांव के ही हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिए, दो लोग इस बच्चे और शिक्षक एक ही गांव से हैं, अर्थात इनके अनुभव भी लगभग एक जैसे होंगे। अब जब इनके अनुभव एक जैसे होंगे तो जब बच्चों को ये पढ़ाएंगे तो उदाहरण भी उनके जैसे ही तो देंगे। अब ये प्रत्येक बच्चे को लगभग जानते हैं, है ना, प्रत्येक बच्चे से इनका परिचय, ये हर बच्चे को जानते हैं कि कौन सा बच्चे को कितनी देर तक क्या बात समझानी है, तो वो समझ रहे, क्योंकि ये एक ही गांव के हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है। जो तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है इस एजुकेशन 3.0 की, वो ये रोड लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता है ना, रोड लर्निंग, मेमोराइजेशन। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सूचनाओं का कंजम्पशन करते रहे, लगातार सूचना एकत्रित करते रहे, बजाय क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के, बजाय इमेजिनेशन डेवलप करने के, बजाय क्रिएटिविटी डेवलप करने के। तो अब हमें जो जरूरत पड़ेगी वो, अब आप देखिए बात समझिए मुझे, ये जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन 3.0, जिसे कुछ लोग फैक्ट्री मॉडल भी बोलते हैं, है ना, इसकी जो समस्या है इसे कुछ लोग फैक्ट्री मॉडल भी बोलते हैं। ये इतना कैपेबल है ही नहीं कि बच्चों को तैयार कर सके, जो वो स्किल्स डेवलप कर सके बच्चों में जो प्रेजेंट जॉब मार्केट में आवश्यक है। तो क्या ये इतनी ताकत रखता है कि जो भविष्य में जॉब मार्केट आने वाली है उसके लिए बच्चों को तैयार कर सके। अर्थात हमें क्या करना होगा, हमें पूरी तरह से एक नए शिक्षा दर्शन, एक नई शिक्षा एजुकेशन फिलॉसफी को आगे लेके चलना पड़ेगा। तो यहीं पर हम बात करेंगे अब एजुकेशन 4.0 पर। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब का है। आने वाले समय में भविष्य का बाजार, भविष्य की जॉब मार्केट कैसी होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरीके की चीजें पढ़ाई जाए ताकि हम भविष्य के बच्चों को तैयार कर सके। देखिए पूरी शिक्षा व्यवस्था के दो आधार स्तंभ होते हैं। इसमें से जो पहला है वो है क्या पढ़ाया जाए, है ना, पहला है जो क्या पढ़ाया जाए, ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ाए। दूसरा है कैसे। पूरा शिक्षा दर्शन, पूरी शिक्षा व्यवस्था इन दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, ऐसा क्या पढ़ाए में आता है कि उस समय की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां कैसी है, उस समय वर्तमान में जॉब मार्केट कैसा है, जिस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस तरह की शिक्षा तो हम तुम्हें देंगे। जैसे
एक शिकारी और संग्रहकर्ता समाज अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहा था, वो शिक्षा एक औद्योगिक समाज अपने बच्चों को नहीं दे सकता। उसी तरह एक कृषक समाज जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है, वो औद्योगिक समाज अपने बच्चों को नहीं दे सकता। हर समाज को उसकी वर्तमान जो परिस्थितियां उनके अनुरूप क्या किन किन स्किल्स की आवश्यकता है, किन किन किस किस ज्ञान की आवश्यकता है, वो हमें देना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज है, कैसे पढ़ाए। देखिए, पढ़ाने का जो अभी तक का तरीका फैक्ट्री मॉडल में है, वो उसको हम बोल सकते हैं वन टू ऑल कैंप फायर। एक बहुत अच्छे राइटर हैं, डेविड थॉर्नबर्ग शायद, मैं अगर नाम उनका सही याद कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नाम है कैंप फायर इन साइबर स्पेस। उसमें उन्होंने एक किस तरह से पढ़ाया जाए, क्या माहौल होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पढ़ाते हुए, उस पर बात करी। तो वर्तमान में जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कैंप फायर है। कैंप फायर ये जिसको वन टू ऑल कह सकते हैं, वन टू ऑल या वन टू मैनी ज्यादा सही शब्द होगा। वन टू मैनी, इसके लिए ज्यादा सही शब्द होगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि एक शिक्षक, क्लास में 50 बच्चे, शिक्षक बोलता जा रहा है, ज्ञान उड़ेलता जा रहा है और बच्चे ज्ञान भरते जा रहे हैं। इस जो पूरी पद्धति को ये बोलते हैं। तो ये पद्धति अब ज्यादा सही पद्धति मानी जाती नहीं है। किस तरह की शिक्षा होगी, ये किस तरह से हमें पढ़ाया जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो फिलहाल क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सबसे पहले तो इस पर हमें बात करनी चाहिए, किस तरह की चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो एक कंसेप्ट है ह्यूमैनिक्स। ये मिलता जुलता ही एक कंसेप्ट है, उससे मिलता जुलता है, वो टर्म है रोबोटिक्स। इस शब्द से मिलता जुलता शब्द है। तो रोबोटिक्स इस पूरी फील्ड का जो एक मात्र गोल है, वो है दुनिया के अच्छे से अच्छे रोबोट तैयार करना। उसी तरह ह्यूमैनिक्स का जो गोल है, वो सबसे अच्छा मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, सबसे अच्छा व्यक्ति तैयार करना। इस पूरी फील्ड का ये मतलब है। अब जो है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सॉरी, ह्यूमैनिक्स को हम समझते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाना चाहिए, व्हाट। सोचिए आप किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। अब इसमें जो क्या पढ़ाया, आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है वो है लिटरेसी 2.0। जो लिटरेसी 1.0 थी, ये लिटरेसी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या थी। एक व्यक्ति अगर लिखना ठीक से और पढ़ना इतना जान रहा है, तो उसको हम लिटरेट मान सकते थे। लेकिन अब इससे काम चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा। अब जो लिटरेसी 2.0 में हमें जरूरत है किन चीजों की, सबसे पहले सोचिए आप किन चीजों की जरूरत होगी। ये दुनिया चल कैसे रही, वर्तमान समय की जरूरतें हैं क्या, वर्तमान जॉब मार्केट में किस तरह की स्किल्स चाहिए। तो सबसे पहली स्किल्स है, आप एक शब्द सुना होगा, डेटा। डेटा इज न्यू ऑयल कहते हैं ना। अब क्या है, एक व्यक्ति तभी लिटरेट माना जाएगा जब डेटा की थोड़ी बहुत समझ हो, उसे आंकड़ों से एक मीनिंग, एक अर्थ निकालने की समझ हो। दूसरा और क्या हो सकता है, मशीनों की समझ हो। मशीनों में जैसे क्या, अब उसमें मशीनों में बहुत सारी चीजें आ जाती है, रोबोटिक्स, एआई भी आप इसी में ले सकते हैं। इन सब की थोड़ी बहुत उसमें समझ तो होनी ही होनी चाहिए। ये सारी चीजें वर्तमान की जरूरतें हैं, तो ये पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, ये और क्या पढ़ाया जाना चाहिए,
इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी बहुत जरूरत है हमें। क्यों? क्योंकि आने वाला समय ऐसा है जिसमें परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, हम झेल ही नहीं पाएंगे इस तेजी से हो रहा है परिवर्तन को। उसके लिए हमें जो सबसे एक मूल कैपेबिलिटी हमें चाहिए होगी वो है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने मन को नियंत्रित करना जानते हो। तो उसके लिए हमें क्या सिखाना पड़ेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जिस दूसरी बात पे हम बात करेंगे वो है कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। दूसरी जो बात करते हैं, लर्निंग की 3 स्टाइल्स होती है। जैसे पहली है ऑडिटरी लर्निंग, दूसरी है विजन, तीसरी है काइनेस्थेटिक। होता क्या है? ऑडिटरी लर्निंग वो है कि कोई चीज मैं सुनकर सीख रहा हूँ, कोई मैंने ऑडियो बुक सुन ली, किसी से मैंने कुछ बातें कर ली, इस तरीके से मैं किसी चीजों को बड़ी अच्छी से सीख सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ चीजें देख कर सीखते हैं। जैसे अगर उन्हें किसी भी विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो अगर कोई अच्छी मूवी है या कोई अच्छा नाटक है या कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, वो देख कर वो बड़े जल्दी वो चीजें सीख जाते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, ये अनुभव से सीखते हैं। हमें तीनों ही कैटेगरी से बच्चों को पढ़ाना होगा ताकि वो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकें।